1821 में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों, यूनान उस्मानी साम्राज्य का गुलाम था। उस्मानी साम्राज्य को ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं। दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य के यूनान पर सदियों से शासन था तथा यूनान में क्रांति की शुरुआत 25 मार्च 1821 को हुई, जब यूनानी क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। फ्रांस में फरवरी क्रांति 1848 में होती है और फ्रांस में सामाजिक असंतोष तथा आर्थिक संकट व्याप्त रहता है। उस समय लोग बेरोजगारी, महंगाई और भोजन की कमी से जूझ रहे थे और फ्रांस के राजा लुई फिलिप थे और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार और असंतोष बढ़ रहा था। फरवरी 1848 में पेरिस में जनता ने प्रदर्शन किया और परिणाम स्वरूप राजा को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद द्वितीय फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना होती है। जून का विद्रोह होता है 1848 में। फ्रांस में श्रमिक वर्ग की समस्याएं अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुई थी और जब अस्थायी सरकार ने राष्ट्रीय कार्यशालाओं जो बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी को बंद कर दिया, तब पेरिस में जून 1848 में एक बड़ा श्रमिक विद्रोह हुआ, जिसे जून का विद्रोह कहते हैं। एंड दोस्तों, लुई नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। 1848 के अंत में राष्ट्रपति चुना जाता है और इस लुई नेपोलियन बोनापार्ट को भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। उनकी जीत ने फ्रांस में राजनीतिक संतुलन को फिर से बदल दिया और 1852 में उन्हें खुद को सम्राट घोषित कर द्वितीय साम्राज्य की स्थापना की, जिससे गणराज्य का अंत हुआ। और 1848 में फ्रांस की स्थिति सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता से भरी थी। इस समय कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि राजशाही का पतन हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई और बाद में एक साम्राज्य की वापसी हुई। दोस्तों, इटली का एकीकरण यूरोप में आधुनिक युग के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इटली लंबे समय तक कई छोटे छोटे राज्य, रियासत व साम्राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से अधिकांश पर विदेशी शक्तियों का कब्जा था, जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन व फ्रांस का। वैसे तो इटली के एकीकरण की शुरुआत का घटनाक्रम 1815 से ही हो गया था। जब 1815 में वियना की संधि के बाद नेपोलियन का पतन होता है, तब ऑस्ट्रिया व स्पेन इटली के अलग अलग हिस्सों में कब्जा कर लेते हैं। तब इटली के राष्ट्रवादी विचार वाले लोग असंतुष्ट होकर एकजुटता लाने के प्रयासों का शुरुआत कर देते हैं। जोसेफे मेजिनी, काउंट कैमिलो काउर एंड जोसेफे गैरिबोल्डी इटली के एकीकरण करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हैं। इस प्रयास में जोसेफे मेजिनी ने यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया, जिसका कार्य राष्ट्रवाद व एकता की भावना को फैलाना था। काउंट कैमिलो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे, जो राजनीतिक व कूटनीतिक रणनीतियों का प्रयोग करके एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। गैरिबोल्डी एक सैनिक क्रांतिकारी था, जो रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन करके दक्षिणी इटली में एकीकरण का संघर्ष किया। इसने सन 1860 में सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त किया व उन्हें सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया, जो बाद में इटली के राजा बनते हैं। दोस्तों, इटली का एकीकरण एक लंबा व जटिल प्रक्रिया था, जिसमें कई युद्ध, कूटनीतिक समझौते व क्रांतिकारी प्रयास शामिल थे। जोसेफे मेसिनी, काउंट काउर व गैरिबोल्डी जैसे नेताओं की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रही। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा होता है व रोम नई इटली का राजधानी घोषित होता है। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना में से एक है। यह एकीकरण 18 जनवरी 1871 में हुआ, जब प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एकीकृत राष्ट्र बनाया गया। जर्मनी के एकीकरण की कहानी मुख्य रूप से प्रशिया के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क और उनकी कुशल कूटनीति व सैन्य शक्तियों से जुड़ी है। 19वीं सदी के शुरुआत में जर्मनी 39 स्वतंत्र राज्य और डचेस में बटा था, जो रोमन साम्राज्य के अधीन थे। इन राज्यों के बीच कई राजनीतिक व सांस्कृतिक मतभेद थे। प्रशिया व ऑस्ट्रिया दो सबसे शक्तिशाली राज्य थे, जो जर्मनी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। चलिए जर्मनी के एकीकरण के घटनाक्रम के कालखंडों को समझते हैं। 1848 से 1851 के बीच में प्रथम स्लेस्विग का युद्ध होता है, जो डेनमार्क व प्रशिया के बीच में होता है, जिसमें प्रशिया को तुरंत विजय नहीं प्राप्त होता है,
लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि जर्मनी राज्यों को एकजुट करने के लिए प्रशिया आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, 1862 में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशिया का चांसलर बनते हैं तथा रक्त व लौह नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने लगते हैं। 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, जिसे ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध भी कहा जाता है, और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मन राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और बाद में नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन का स्थापना होता है, जिस पे प्रशिया का प्रमुख नियंत्रण था। 1905 में हैब्सबर्ग व ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। 1905 तक हैब्सबर्ग व ऑटोमन साम्राज्यों में राष्ट्रवाद की स्थिति दोनों साम्राज्यों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थी। ये राष्ट्रवादी आंदोलनों ने इन साम्राज्यों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। ये आधुनिक इतिहास का वैश्विक घटनाक्रम बहुत जटिल व लंबा है, जिसे मैंने ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसके नेक्स्ट पार्ट को बचा कुछ भाग को अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस टाइप मोर वीडियोस देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स।